नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 7वां भाग होगा और वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला किस हिमालय के अंतर्गत स्थित है? तो आपके एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? दूधातोली श्रृंखला को। और यह हिमालय के किस क्षेत्र में आता है? तो लघु हिमालय में आता है। ठीक है, लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो दोनों एक ही नाम है, चाहे मध्य हिमालय पूछा जाए या लघु हिमालय। इसी में आती है दूधातोली श्रृंखला, जिसे हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, यह जो दूधातोली श्रृंखला है यह आपके किस किस जनपद में फैली है? तो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, इन 3 जनपदों में दूधातोली श्रृंखला का फैलाव है। तो यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दूधातोली श्रृंखला से कौन कौन सी नदियां आती है? देखिए, दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बुनो नदी। तो ये 5 नदियां आपकी यहां से निकलती हैं दूधातोली श्रृंखला से। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सी नदी आती है या कौन सी नदी यहां से नहीं निकलती। ठीक, तो आपको ये 5 नदियां याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो शिवालिक क्षेत्र की जलवायु जो है यह गर्म और आर्द्र जलवायु यहां की होती है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली चौरस घाटियों को क्या कहते हैं? तो शिवालिक क्षेत्र और जो मध्य हिमालय है यानी कि लघु हिमालय, इनके बीच जो चौरस घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। ठीक है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जो चौरस घाटियां हैं दून या द्वार की, किस किस के बीच पाई जाती हैं? तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच ये पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, कोठारी व चौखम दून कहाँ स्थित है? तो 2 प्रसिद्ध दून है, यहाँ पे कोठारी दून और चौखम दून, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध दून है देहरादून। नेक्स्ट है हमारा, पतली व कोटा दून किस जनपद में है? तो देखिए, कोठारी दून और चौखम दून ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और पतली दून, कोटा दून ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, किस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है? तो गहन कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? सही आंसर है दून क्षेत्र में आपकी गहन कृषि की जाती है। जो आपका दून क्षेत्र होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो मानव जीवन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपका जन घनत्व भी ज़्यादा देखने को मिलता है और गहन कृषि भी यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, जो वृहत हिमालय है उसे हिमाद्री कहते हैं, और जो आपका मध्य हिमालय इसे हिमाचल कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो देखिए, मध्य हिमालय या लघु हिमालय दोनों एक ही हैं। इनका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सही आंसर है वलित एवं कायांतरित चट्टानों से इस हिमालय का निर्माण हुआ है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग में अनेक प्रकार के ताल पाए जाते हैं? तो जो अनेक प्रकार के ताल हैं यानी कि मैक्सिमम जो झील है, ताल हैं, यह हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा लघु हिमालय। देखिए, जो परीक्षा वाणी का आपका भौगोलिक वाला चैप्टर है, पूरे चैप्टर को मैंने वन लाइनर के फॉर्मेट में बनाया है, क्योंकि हम इस सीरीज में पूरी जो किताब है उसे वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। तो आपका पूरा जो यहाँ पे आपके अलग अलग भौगोलिक विभाजन दिए गए थे, वो यहाँ से मैंने प्रश्न बनाए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कैसे
ऐसे प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं। तो सभी हम प्रश्नवार यहां पे कर रहे हैं और यही फायदा है इस सीरीज का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो देखिए जो घास के मैदान हैं लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनको बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है, तो बुग्याल या पयार उन्हीं घास के मैदानों को कहते हैं। इनको उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है बुग्यालों को कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और कुल्लू के अंदर इनको क्या कहते हैं, तो कुल्लू में बुग्यालों को थच कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कुल्लू में इन्हें थच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पर्वतीय ढालों पर किस प्रकार की खेती की जाती है। तो जहां पे आपकी ढलान होती है, पर्वतीय ढलान होती है, वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उच्च हिमालय या वृहत हिमालय को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। अभी हमने देखा कि लघु हिमालय को हिमांचल कहते हैं और यहां पर आपको याद रखना है जो उच्च हिमालय है या वृहत हिमालय, इसे प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, आपको दोनों याद रखने हैं। यह जो उच्च हिमालय है इसे हिमाद्री के अलावा आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक हिमालय उच्च हिमालय को कहते हैं और अगर बाहरी हिमालय पूछेगा वो शिवालिक को कहते हैं। ठीक है, तो नाम थोड़े कंफ्यूजन है, आपको नाम लिखते हुए चलने हैं साथ साथ में। इसे हम उच्च हिमालय कहते हैं, वृहत हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, महा हिमालय भी इसी को कहा जाता है और मुख्य हिमालय भी इसी को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी पश्चिमी नंदा देवी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। देखिए जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है पश्चिमी नंदा देवी, ये आपके उच्च हिमालय में ही आती है। और कितनी इसकी ऊंचाई है इस चोटी की, तो 7,817 मीटर यह इसकी ऊंचाई है। तो आपको ऊंचाई भी याद रखनी है और पर्वत चोटी किस क्षेत्र में आती है ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड की पहली सर्वोच्च चोटी है पश्चिमी नंदा देवी, दूसरी सर्वोच्च चोटी है कॉमेट पर्वत जिसकी कुल ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, टॉप 2 या टॉप 5 आपको याद रखना है। अगर हम इनके अलावा अन्यों की बात करें तो देखिए पहले नंबर पे तो आपका पश्चिमी नंदा देवी चोटी हो गई, दूसरे पे कामेट पर्वत हो गया, तीसरे पे आती है नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, उसकी कुल ऊंचाई 7,434 मीटर है। उसके बाद आता है माणा जो कि आपके 7,272 मीटर की ऊंचाई पर है। त्रिशूल पर्वत 7100 के करीब है और उसके बाद पंचाचूली पर्वत जो पेपर में पूछा गया है, पंचाचूली पर्वत की आपको हाइट याद रखनी है। ठीक है, 5वें नंबर पे नहीं आता है लेकिन उसकी हाइट पेपर में पूछी गई है तो इसीलिए आपको वो याद रखना है। पंचाचूली पर्वत की जो हाइट है वो 6,904 मीटर है और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए, आपको शुरुआत के टॉप 5 कम से कम याद होने चाहिए उनके हाइट के साथ। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति वृहत हिमालय के निवासी हैं। तो वृहत हिमालय का मूल निवासी या मुख्य निवासी किसको माना जाता है, भोटिया जनजाति को माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, वृहत हिमालय, इसके हमने अभी अन्य नाम भी देखे थे, महा हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, सभी इसी के नाम है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए फूलों की घाटी आपके कौन से क्षेत्र में है, तो यह भी आपके वृहत हिमालय क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जनपद आपको पता है चमोली में है, लेकिन अगर क्षेत्र पूछेगा तो वृहत हिमालय क्षेत्र में आती है फूलों की घाटी। नेक्स्ट है हमारा, किस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। तो जो आपका ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है इसी की श्रेणियों को हम जैक्सर श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र को टिबियान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो देखिए उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा है श्रृंगकंठ दर्रा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं दर्रों को लेकर
प्रश्न बनते हैं। तो देखिए श्रृंगकंठ दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि यहाँ पे उत्तरकाशी की जगह आपको उत्तराखंड दे देगा, ठीक है, कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है सिंडला दर्रा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बागेश्वर को पिथौरागढ़ से कौन सा दर्रा जोड़ता है, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि ट्रेल दर्रा किन किन को जोड़ता है। तो बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है आपका ट्रेल दर्रा, ठीक है। ट्रेल दर्रे के बारे में हमने जब भी बात करते हैं तो हम इसको लेके अन्य जो फैक्ट हैं उनको भी वहीं पर देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे। ट्रेल दर्रा इसकी खोज 1830 में विलियम ट्रेल ने करी थी मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुंदरडुंगा दर्रा किन दो जनपदों को जोड़ता है। तो सुंदरडुंगा दर्रा यह आपके दो सुंदर जनपदों को जोड़ता है, बागेश्वर और चमोली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बागेश्वर के पास कौसानी है, चमोली के पास औली है, गोपेश्वर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सुंदरडुंगा दर्रा किन को जोड़ता है, बागेश्वर और चमोली को ये जोड़ता है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। देखिए उत्तराखंड के जो दो सबसे बड़े जिले हैं इनको जोड़ता है कालंदी दर्रा, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। कालंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो चंपावत और पिथौरागढ़ को लासपा दर्रा आपस में जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं। देखिए चमोली और तिब्बत को कौन कौन से दर्रे आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, डुंगरीला, बालचा, चोरहोती, माड़ा। इसके अलावा आपके जो अन्य दर्रे हैं ये सारे दर्रे तो आपको याद रखने ही हैं। इनके अलावा एक और दर्रा है शलशल दर्रा, ठीक है, ये भी आपके चमोली को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तंजुन दर्रा, लमलंग दर्रा, घाटरलिया दर्रा, ये सारे दर्रे आपके चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं। तो देखिए उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है थांगला, मुलिंगला, नीलंग और सांगचोकला, ये दर्रे आपके उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। देखिए यहां पे दर्रे पूछे जाते हैं तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन से हैं। देखिए पिथौरागढ़ और तिब्बत को जो दर्रा जोड़ता है वो है लिपुलेख दर्रा, प्रमुख दर्रा है लिपुलेख, जो मानसरोवर यात्रा होती है इसी दर्रे से होकर गुजरती है, ये भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो यह लिपुलेख पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा पिथौरागढ़ और तिब्बत को और कौन कौन से दर्रे आपस में जोड़ते हैं। तो ऊंटा जयंती, नारमा, नवीधुरा, ये सारे दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो देखिए चमोली और पिथौरागढ़ को कौन से दर्रा जोड़ता है, लातूधुरा, बाराहोती, मारचोक और टोपी ढूंगा, ये दर्रे आपके चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूढ़ी व खरसाव कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीष्म काल की अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो मार्च से जून के मध्य का काल इसे माना जाता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी और खरसाऊ कहते हैं उसी प्रकार वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में बसगाल या चौमासा कहा जाता है, ठीक है, और इसका जो काल होता है वो जून से लेकर अक्टूबर के मध्य माना जाता है। इसी प्रकार शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में श्यूंद या शीतकला कहते हैं और इसका जो काल होता है वो अक्टूबर से मार्च के मध्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा
किस मानसून से होती है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उस मानसून के कारण होती है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी मानसून भी उत्तराखंड में आता है, लेकिन उससे उतनी बारिश नहीं होती जितनी बारिश बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है उससे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर राज्य में वर्षा की मात्रा क्या फर्क पड़ता है उस पर? तो वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, तो अगर आप पूर्व से पश्चिम की साइड जाते हैं तो वहां पे वर्षा की मात्रा घटेगी, या आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो भी आपकी वर्षा की मात्रा घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी को माना जाता है, जबकि सबसे गर्म महीना जून को माना जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्म। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, किसने राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा था? तो देखिए, एक हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एस.सी. खरकोवाल, इन्होंने राज्य को ऊंचाई, तापमान, वनस्पतियों के आधार पर 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। तो पूछा जा सकता है किसने बांटा, कितने क्षेत्रों में बांटा? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस.सी. खरकोवाल, जिन्होंने 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। अब उन क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक यहीं से एक क्वेश्चन आपका हाल ही में किसी एग्जाम में बना था। पहला क्षेत्र जिन्होंने कहा उपोष्ण जलवायु, जो 900 मीटर तक माना जाता है। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर तक। शीत शीतोष्ण जलवायु ये आपकी 1800 से 3000 मीटर तक है। एल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 तक, और हिमानी जलवायु 4200 मीटर के ऊपर तक। ठीक है, और इसके अलावा एक और कैटेगरी इन्होंने दी, शीत शुष्क जलवायु, यह आपके 2500 से 3500 मीटर तक इसको माना जाता है। तो आपको पेपर में प्रश्न आई थिंक बना था कि शीत शीतोष्ण जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस ऊंचाई पर? तो 1800 से 3000। तो आपको यह क्रम भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिकों ने भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा है? तो देखिए, वैज्ञानिकों ने पूरे भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड कितने जोन में आता है? तो उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है। ठीक है, तो किस जोन के अंतर्गत उत्तराखंड आता है? जोन 4 और जोन 5 में आता है। जोन 4 में आपके कुछ प्रमुख जो जिले हैं, जैसे कि आपका देहरादून आता है, इसी में आपका बागेश्वर आपका 5 में आता है। देहरादून के अलावा नैनीताल आता है, उधम सिंह नगर होता है, उत्तरकाशी, नैनीताल, ये आपके जोन 4 में आते हैं। ठीक है, जोन 5 की बात करें तो वहां पे आपके ज्यादातर जो चमोली है, आपका अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है और बागेश्वर, ये आपके जोन 5 में आते हैं। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाता कि आपके कौन सा जनपद किस कैटेगरी में आता है, जोन 4 या 5 में, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं। आयोग का कोई भरोसा नहीं, वो क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट है, हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप आने का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो देखिए, हिमालयी क्षेत्रों में यानी कि जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में भूकंप आने का जो वैज्ञानिक कारण माना जाता है, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किन स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं? तो देखिए, भूकंप मापी स्टेशन ये आपके देहरादून में लगा है, एक आपका टिहरी में लगा है और एक आपका चमोली के गरुड़ गंगा में लगा है। तो तीनों जनपद आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जून 2013 की आपदा के कारण कितने दिनों तक केदारनाथ में पूजा अर्चना बाधित रही थी? देखिए, 16-17 जून 2013 को जानते हैं उत्तराखंड के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई थी, और इसके तहत इसके कारण 86 दिनों तक केदारनाथ धाम में पूजा बाधित रही थी। तो ये आपको याद रखना है, डाटा फैक्ट बेस पे है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा,
2013 की आपदा के दौरान बचाव कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जो बचाव राहत कार्य था उसके लिए ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। पूछा जा चुका है पेपर में, आपको याद रखना है, ठीक है। यह ऑपरेशन 17 जून को शुरू हुआ और 2 जुलाई तक यह ऑपरेशन चला था, ठीक है। ऑपरेशन सूर्य होप किससे संबंधित है? केदारनाथ आपदा से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड ने किस मॉडल को अपनाया है? तो आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड में ऑस्ट्रेलियन मॉडल यहां पे अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म कौन सी है? तो जन जागरूकता फैलाने के लिए भूकंप संबंधी एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है दांडी काठी की गोदमा। तो इंपॉर्टेंट फिल्म है, पूछा जा सकता है भूकंप पर आधारित फिल्म कौन सी है? वो है आपकी दांडी काठी की गोदमा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। यह आपके मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में पड़ता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी। और अगर बात की जाए पहाड़ों का राजा, ये किसको कहते हैं? तो पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, साथ साथ में दोनों याद रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहां स्थित हैं? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं आपके हल्द्वानी के निकट स्थित हैं। राज्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहां स्थित है? तो जो आपकी मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वह वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो भूस्खलन के मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वो आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र है। बाह्य हिमालय क्षेत्र जिसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। सबसे ज्यादा जो आपके पर्यटन केंद्र हैं वो भी आपके शिवालिक क्षेत्र या बाह्य हिमालय क्षेत्र में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड को हिमालय का पूर्वी मध्य भाग में माना जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? तो पूर्व मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, मसूरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कब घटित होती है? देखिए विंटर लाइन नामक यह जो घटना है ये आपके या तो स्विट्जरलैंड में होती है और उसके बाद ये मसूरी में होती है। कब घटित होती है? दिसंबर जनवरी के महीने में ये होती है। तो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इसको लेकर भी पेपर में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है आपका नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज का, हमने आज भाग 7 देखा और 350 प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आपकी परीक्षावाणी को हम वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। तो आपके शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं, आपका भौगोलिक वाला चैप्टर वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। जो अब इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो नदी तंत्र वाला चैप्टर है आपका, उस पूरे चैप्टर के वन लाइनर को हम वहां पे कवर करेंगे, यानी कि प्रश्नों के फॉर्म में वन लाइनर फॉर्मेट में हम उस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी परीक्षा वाणी एक पूरी वन लाइनर के रूप में आपकी कवर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। जल्द ही हम जो हमारी एनसीईआरटी वाली सीरीज है भूगोल हम उसमें कर रहे थे, 2 वीडियोस हो चुकी हैं, दोबारा से उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।